अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डॉलर की फ्लक्चुएशन और डॉलर के बढ़ते हुए रेट के बारे में बात करेंगे कि इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से डॉलर का रेट आए दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में 30 साल से जो मुसल्लत टोला है, जो कि करप्ट टोला है, वो पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की बात तो करता है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे या पाकिस्तान को बहरानों में डालने के जिम्मेदार हैं। अगर हम देखें कि जॉन परकिंस जो कि IMF का मुलाजिम था, उसने किताब लिखी थी कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। उसमें उसने कुछ हिंट्स दिए थे। उसने कहा था कि IMF जो दुनिया के अंदर जो है वो अपनी इजारादारी कायम कर रहा है, वो पेंटागन का एक हथियार है। पेंटागन अमेरिका का एक इदारा है। दुनिया पर अपनी हुक्मरानी जमाने के लिए IMF एक हथियार के तौर पर यूज़ किया जाता है। IMF दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक को फंडिंग करता है, उनको कर्ज़ों के दलदल में धकेल दिया जाता है उस मुल्क को, और वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशल जो उनके मुलाजिम होते हैं, उनको फंडिंग किया जाता है और उनको फंडिंग करके अहम अहम सीटों पर विराजमान किया जाता है, जिसमें हर किस्म के इदारे के अंदर वो लोग प्लांट किए जाते हैं और उस मुल्क को, उसकी जड़ों को कमज़ोर करके फिर उसके ऊपर जो है वो उसके इदारे ख़रीदने की बात की जाती है। ये बात मैं पिछले काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, आप मेरी मुतअद्दिद वीडियो में देख सकते हैं। इमरान खान साहब ने भी यही बात की है। और जब मुख्तलिफ इदारे ख़रीद लिए जाते हैं, जब पाकिस्तान के या दुनिया के मुख्तलिफ इदारों के एटॉमिक एनर्जी प्लांट भी दाव पर लगा दिए जाते हैं, तो उस मुल्क के ऊपर फिर धावा बोल दिया जाता है। जैसे कि यूक्रेन को कहा गया कि आप ऐसा करें कि आप अपने एटमी असासों पर समझौता कर लें, आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, हम पूरा यूरोप मिलकर आपके जो है वो यूक्रेन की हेल्प भी करेंगे और आपको सिक्योरिटी भी देंगे। तो आपने देखा होगा कि जब रूस ने, रशिया ने हमला किया और यूक्रेन के ऊपर हमला किया, उसको तहस नहस कर दिया, तो यूरोप का एक कंट्री भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर भी जो यूरोप का और IMF का और मालियाती इदारों का जो करप्ट टोला है वो मुसल्लत किया गया, जिनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, और वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर कर क्या रहे हैं कि वो पाकिस्तान को ऐसी दलदल में धकेल रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी कि डॉलर जो है वो चंद महीनों में 175 रुपये से लेकर 260 रुपये तक पहुंच गया, और 260 रुपये में भी ओपन मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं है। अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान ऐसे एक ऐसी गहरी खाई में गिरने के लिए तैयार है जिससे निकलना शायद मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन बैंक रिजर्व्स हैं वो इंतहाई कम हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, और पाकिस्तान में जो LC है वो बंद है। बैरूनी जो ऑर्डर हम लेते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, वो बंद है, और उसके बंद होने की वजह सिर्फ डॉलर की कमी बताई जा रही है। जब आपने मुआहदे किए हों कि बिजली के मुआहदों में जो वो हमने पेमेंट करनी है वो डॉलर में करनी है, यानी कि इमरान खान साहब ने जो मुआहदा किया और नवाज शरीफ साहब ने जो मुआहदा किया, उसका मैं आज कंपैरिजन करता हूँ। कंपैरिजन ये है कि विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो 30 के करीब नवाज शरीफ साहब लगाते हैं, और एक प्रोजेक्ट जो है वो 13 करोड़ डॉलर में लगाते हैं, और इमरान खान साहब वही जो मंसूबा है 10 फाइलों पे साइन करते हैं 6 करोड़ डॉलर के हिसाब से, और बाकी के जो बिजली का यूनिट है वो नवाज शरीफ साहब मंजूरी देते हैं 22 रुपये यूनिट की, और इमरान खान साहब उसी प्रोजेक्ट्स में जो मंजूरी देते हैं वो 6 रुपये पर यूनिट की। और नवाज शरीफ साहब अगर पेमेंटों का मामला तय करते हैं कंपनीज के साथ, वो डॉलर में तय करते हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तानी करेंसी में करते हैं। तो आपको मेजर डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे कि पाकिस्तान के मुखालिफ कौन है और पाकिस्तान के हक में कौन है। तो ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं जा रही। डॉलर की तो ऑब्वियसली शॉर्टेज होगी कि जब एक शख्स मुल्क के अंदर बैठा वो पाकिस्तान की फेवर में फैसले नहीं कर रहा, वो उन कंपनीज की फेवर में फैसले कर रहा है जो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुसल्लत की जा रही हैं, जिसको हम बैरूनी कंपनियां कह सकते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को ख़रीद भी रही हैं और पाकिस्तान के इदारों को प्राइवेटाइज होने की सूरत में ख़रीद भी रही हैं, और इस मुल्क के ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके हुक्मरानी भी कायम करती जा रही हैं। अब डॉलर के अंदर जब पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली इस मुल्क से डॉलर बाहर जाएगा, डॉलर की शॉर्टेज होगी। जब आपने इंपोर्ट करनी है बड़े लेवल की, अब जब 2018 में इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान छोड़ा तो उस वक्त जो इंपोर्ट थी वो 55 अरब डॉलर पे थी और जो एक्सपोर्ट थी 25 अरब डॉलर पे थी। यानी आप देखें कि मेजर डिफरेंस, और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा कितने बड़े लेवल पे था जब वो हुकूमत छोड़ के गए थे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में नहीं जाती। पाकिस्तान की फेवर में क्या जाता है? पाकिस्तान की फेवर में वो जाता है कि जो अवाम के हक के लिए किया जाए।
اور عوام کے حق کے لیے آج تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور پاکستان کی جو بحران ہے اس کی جو کیفیت بنی ہوئی ہے اس وقت، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ 30 سالہ کرپٹ ٹولہ ہے جو اس وقت بھی کسی رجیم چینج کے نتیجے میں وہ حکومت کا حصہ بنے ہیں۔ تو آپ ووٹ کے ذریعے، میرا خیال ہے کہ سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ووٹ کے ذریعے ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں، اور الیکشن آج ہو یا کل ہونے تو ہیں ہی، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو ووٹ کریں جو اس ملک کی تقدیر بدل کر رکھ دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کے اندر موبائل فون کی 33 فیکٹریاں لگیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑیوں کی فیکٹریاں لگیں، اور گاڑیوں کی فیکٹریوں کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کی اپنی ترکی کی مدد سے گاڑیوں کی فیکٹری لگنے جا رہی تھی، میڈ ان پاکستان جو گاڑی ہونی تھی، تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ گارمنٹس کی فیکٹری اس وقت بند ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گارمنٹس کی فیکٹریوں کو عروج ملا، ان کو بیرونی طور پر آرڈر ہی اتنے موصول ہو چکے تھے، ان کی سب سے پہلی تو ان کی فیکٹریوں کو بجلی 24 آور دی گئی، اور اتنا مطلب وہاں پر جو ہے فائدہ ہوا کہ ان کو بیرونی آرڈر ہی پورے نہیں ہو رہے تھے ان کے، یعنی اتنے آرڈرز ان کو مل رہے تھے اور اتنا عروج پا رہا تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسوسیشن جو گارمنٹس فیکٹریوں کی تھی وہ ہمیں میڈیا پر آ کر بتا رہی تھی کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا، اربوں ڈالر کا فائدہ ہو رہا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں کام ہو رہا تھا، 10 پانی کے ڈیم بن رہے تھے، اس کے علاوہ متعدد اداروں میں کام ہو رہا تھا، اور لوگوں کو جو ہے وہ 5 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک قرضہ مل رہا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ گھر بنانے کے لیے پیسہ مل رہا تھا 40-50 لاکھ روپیہ۔ میرے اپنے دوست ہیں جن کو 40,000 روپے سیلری کے اوپر 50 لاکھ روپے ملا تھا۔ تو اس کے علاوہ آپ کو صحت کارڈ ملا تھا، صحت کارڈ میں آپ 10 لاکھ روپے تک ایک فیملی اپنا علاج کروا سکتی تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انیشل سٹیج میں تھیں ابھی، یعنی کہ اتنا کچھ مل چکا تھا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اور جب بیرونی اداروں نے دیکھا کہ پاکستان ایک صحیح ڈومین پر چل پڑا ہے اور اس کی جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 6% پہ پہنچ چکی، 6.25 پہ جا چکی ہے، تو پاکستان کو پٹڑی پر اتارا گیا، اور پٹڑی سے اتار کر جو ہے وہ گہری کھائی میں، معیشت کی گہری کھائی میں پھینک دیا گیا۔ تو آبویسلی بیرونی طاقتیں نہ تو پاکستان کے اندر ان کے لوگوں کو ان کے حقوق پورے کرنے کی اجازت دیں گی، اور نہ حقوق پورے کرنے دیں گی، کیونکہ اگر پاکستانیوں کا کچن پورا ہو گیا، اگر کچن کے مسائل حل ہو گئے تو یہ سوچنا شروع کر دیں گے، اور اگر یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو پاکستانی جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 قوم بننے کی طرف قدم آگے بڑھا دے گی۔ تو یورپ یہ نہیں چاہتا، خاص کر امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی قوم کچن کے مسائل سے ہی باہر آ سکے۔ اوبویسلی کچن کے مسائل سے اگر باہر آئے گی تو پاکستان دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑی ہوگی۔ یہ تھی آج کی ڈیبیٹ، اور انشاءاللہ نیکسٹ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ڈیبیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی فیملی کو اور آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی خوشیوں سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔